देश के अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के बारे में कल भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 3 भाषणों में उसकी एक रूपरेखा रखी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यूपीए पर प्रहार भी किए, उनकी विफलताएं भी बताई, बहुत सारी नई कल्पनाएं बताई, जिसमें उन्होंने कहा केवल नीतिगत घोषणाओं से काम नहीं बनेगा, नीतियों पर अमल कितना होता है महत्वपूर्ण है। उन्होंने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड, जो भारत के अर्थव्यवस्था के 3 विशेषताएं हैं, उसका कैसे फायदा होगा ये भी कहा है। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, जिसके नींव पर अर्थव्यवस्था खड़ी होती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसका भी दिग्दर्शन उन्होंने किया। उसके साथ साथ जो लीडरशिप की कमी थी, जिसके कारण निर्णय नहीं बनते, वहां तक कहा कि एक म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष ज्यादा निर्णय करता है, लेकिन ये केंद्र की सरकार नहीं करती है। एक विश्वास का वातावरण पैदा करना होगा, उसके सिवा निवेश नहीं आएगा। और साथ ही साथ विकास को एक जन आंदोलन का रूप देने की बात की गांधी जी के हवाले से। तो इतनी सारी बातें कही, लेकिन लगता है कि कांग्रेस एकदम कहीं छिप गई। नहीं तो मोदी के एक वाक्य को पकड़ के जो हर बार एक हाथ भाषण के बाद जो कांग्रेस इतना रिएक्शन दे रही थी, कल अचानक लगता है साफ सुन गया, क्या बोलते हैं, तो वो एकदम चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो उन्होंने विफलता का दिग्दर्शन किया, वो भी लोगों ने स्वीकार किया और सही है। और जो कंटूर्स, एक दिशा का दिग्दर्शन किया 3 भाषणों में, क्योंकि मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट तो बाद में आएगा, लेकिन कल जो एक चौखट उन्होंने बताई कि किस आधार पर हम काम करेंगे, उसके लिए कांग्रेस के पास कोई रिएक्शन नहीं है। कांग्रेस ने केवल एक रिएक्शन दिया, हमेशा जैसी, राज्य का अनुभव करके राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एक ही प्राइम मिनिस्टर हुए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा एक नहीं 2 हुए थे। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस। और इसलिए हम कांग्रेस को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। अरे लोकसभा का चुनाव है, लोगों को कौन सा विकल्प चुनना है ये महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कुछ आइडियाज दी है, आइए खुले मैदान में चर्चा करिए। कांग्रेस चर्चा से भाग रही है, हम चर्चा के लिए चुनौती देते हैं कि आओ, मोदी जी ने जो कल्पनाएं रखी है, एक चौखट रखी है, उस पर चर्चा करो। हम राह देखेंगे 24 घंटे की वो चर्चा करते हैं कि नहीं। Every time after Narendra Modi's speech, Congress picks up some hole on a very smaller issue of his speech. Like that, yesterday also they said that those who were the state chief ministers and who became prime ministers, the number is not 1 but there are 2 chief ministers who have adorned the post of prime minister. But this is a small thing. This was not the speech.
The speech and the ideas given by Narendra Modi for revival of our fledgling economy are important and are welcomed by all sections of society. These ideas have created hope in the country, hope about revival through faster decision and good governance, not through only policy announcement but its implementation, about taking advantage of three special features of India's economy, that is democracy, demography, and demand. His ideas about job creation through public investments in infrastructure and skilling, thereby a common person can live with dignity and with job. He has criticized why 10 years we suffered. Atalji started his journey with 4.8% growth rate, took it to 8.4%, and UPA started with 8.4% and brought it down to 4.8%. This is what they have achieved. He has criticized, but Congress is silent. Congress is not speaking, giving a word even, because the country has welcomed the ideas put forth by Narendra Modi, and Congress has no answers. If they have answers, we challenge that there should be debate. There should be debate about the ideas presented by Narendra Modi in his three speeches, particularly on economy, delivered yesterday. He also emphasized upon the agriculture sector, women's role, and the three sectors, agriculture, manufacturing, and services sector, and how we can balance the growth. Let Congress accept our challenge and start discussion, because these are the ideas which will shape the country. These are the ideas which will shape the future of the country. And democracy is all about making choices. People need a good choice, and therefore we challenge Congress to start discussion, open discussion on the ideas presented by Narendra Modi, whether they approve or if they don't approve, why they are not, and why they failed miserably the country and the economy in last 10 years. दूसरा मुद्दा मेरा ये है, सिंधु रक्षक से सिंधु रत्न तक 10 महीने में 10 हादसे हुए हैं नौसेना में, और ये अचानक नहीं हुए हैं। नौसेना की जिस तरह से यूपीए सरकार ने उपेक्षा की है, न उनको नए साधन दिए हैं, न जरूरत का बजट दिया है, इन दो कारणों के कारण ये हादसे लगातार होते दिख रहे हैं। क्या हालत बन गई नेवी की कि कल 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो बैटरी में आग लगी, ये बैटरी पुरानी हो चुकी थी, उनको बदलना था, लेकिन रीफिटिंग के समय बदला नहीं जा सका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने में देरी हो गई थी। इसके लिए 2 अधिकारी मर गए, 9 सैनिक आज अस्पताल में हैं। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब जब नौसेना के प्रमुख जोशी जी रक्षा मंत्री एंटनी जी को मिले, तो एंटनी जी ने बयान दिया है कि वो बहुत पीड़ा में थे, उनको बहुत दुख हो रहा था, और उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया। देश पूछना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पीड़ा नहीं हुई है? The buck doesn't stop at
the door of the naval chief. The buck stops at the door of the defense minister. And therefore, he must resign. He must take up the moral responsibility. Whatever is happening in Navy, from Sindhu Rakshak to Sindhu Ratna, 10 accidents in 10 months, it's a sad state of affairs in which Navy is working. I am the member of the Defense Committee, the Standing Committee on Defense, and there is no sufficient budget. Navy is always discriminated against. Lowest priority is accorded to Navy. No sufficient budget and no new procurement. ये सब पनडुब्बियां 30 साल पुरानी है. इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है. फिर भी हम उसमें हमारे जवानों को बिठाकर, नौसैनिकों को बिठाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं. और इसलिए हम मांग करते हैं कि वो स्कॉर्पियन पनडुब्बी का कार्यक्रम जो था वो क्यों पिछड़ रहा है. वो नई लानी थी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, लेकिन वो नहीं आई. तो ये नेवी के जो लगातार एक्सीडेंट हो रही है, इसकी भी जिम्मेवारी पूरी तरह से यूपीए सरकार की है. और इसलिए इसकी जिम्मेवारी लेते हुए रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. ही मस्ट रिजाइन forthwith. Today I'll give, these are the two issues. First, which I said, was Narendra Modi's speech yesterday, the ideas he presented. BJP challenges Congress for an open debate on the ideas presented by Narendra Modi yesterday about the contours of program of economy, revival of economy. And that we want to stress today. आज सुबह कैबिनेट की बैठक हुई. वो जो अध्यादेश लाने वाले होते वो तो नहीं आए दिख रहे हैं, लेकिन जो निर्णय किए हैं एक किसान विरोधी निर्णय है. यूरिया की कीमत बढ़ा रहे हैं. ये किसान विरोधी निर्णय होगा, इसकी हम भर्त्सना करेंगे. जो सब जगह आ रहा है कि महंगाई का तोहफा कर्मचारियों को, ये तो महंगाई किसने की? महंगाई ज्यादा हो रही है, महंगाई की क्षतिपूर्ति कम हो रही है. और 90% लोग असंगठित है, उनको ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं होती है. उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आज सरकार ने 10% बढ़ाया है. गवर्नमेंट हैज इंक्रीज 10% DNS allowance to the central government employees. This is too little, because first they must accept the responsibility that their economic policies have resulted in a continuous price rise and spiraling prices. So this has made people's lives and impacted adversely, and therefore this is inadequate, because 90% of labor doesn't get any increase as is done to the organized sector. And therefore, what government has plans for that? They are silent on that. They have increased the price of urea, which will put more burden on the farmers. This is an anti-farmer step which we denounce. Then, ultimately, they were talking about raising the pension under EPS 95, Employees Pension Scheme. They were talking about it for 4 years, and today they declared that it will be now 1,000 rupees. This is insufficient. I have explained it again and again, that we demand 3,000 rupees pension. And this is possible because the employee contributes 8.33, the employer contributes 8.33, but government contributes only 1.16. That's the issue. If government also starts contributing 8.33, it can give pension of 3,000 rupees minimum, which is necessary. But they are not giving, so there is one anti-labor decision, there is another anti-farmer decision, and there is admission that their economy has failed to tame the inflation, and therefore today's decisions have practically no meaning.
as far as poll expenditure increase from 40 lakh rupees to 70 lakh rupees, also just a result of inflation, nothing more than that. So it just factors into inflation of 10 years of Congress rule.